बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। तो अब हम अपना डेंटल मटेरियल्स का अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो डेंटल अमलगम है। डेंटल अमलगम जो है मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर रहा था जब मैं सेकेंड ईयर में थी, और इंशाल्लाह इसकी जो है आपको जो है वो लेक्चर वीडियो भी जल्द मिल जाएगी। सही है। तो डेंटल अमलगम अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हमारे ऑस्पी के लिहाज से बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसमें से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, और डेंटल अमलगम जो है वो आपका फाइनल ऑस्पी में पूरा एक स्टेशन जो है वो होता है इसका। ठीक है। या तो इसकी फिलिंग मिक्सिंग वगैरह तो जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आएगी, हाँ, लेकिन इसकी इंस्ट्रूमेंट सेटिंग कैसे करके रखना है, यानी इसकी जो बिल्कुल हम इसके वो कह सकते हैं कि इसकी मैनिपुलेशन है वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सी स्टेप पहले आता है फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है, वो चीज़ आपको लाजमी करनी है। वो उस चैप्टर के एंड में लिखी हुई है, वो आपके उस में पूछ लेते हैं कभी। ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग के पेज से शुरू करें तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास है वो डेंटल अमलगम की डेफिनेशन लिखी हुई है। अमलगम और डेंटल अमलगम हमारे पास 2 से 3 मेटल्स के मिक्सचर को कहते हैं, जिसमें से एक मरकरी होना चाहिए। और डेंटल अमलगम क्या होगा कि जब मरकरी के साथ हमारे पास सिल्वर टिन का अलॉय जो है वो हम मिक्स करेंगे। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, डेंटल अमलगम जो है ना वो हमारे पास पाउडर और लिक्विड में आता है। तो लिक्विड जो है वो हमारे पास मरकरी होता है, और पाउडर में हमारे पास जैसे सिल्वर टिन का अलॉय हो सकता है। फिर बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, इसको पढ़ के थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आपको इसको किस हिसाब से पढ़ना, सबसे पहले आपने जो है वो अमलगम की सारी क्लासिफिकेशन को है पढ़ लेना है कि किस स्टेप से जो है वो अमलगम को हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जो है अमलगम को क्लासीफाई जो है वो जिंक के बेसिस पे करते हैं। वो पता है कि कंपोजिशन में मरकरी में हमारे पास जो है वो सॉरी डेंटल अमलगम में हमारे पास जिंक भी होता है, जिसका रोल जो है वो एज स्कैवेंजर होता है। तो उस जिंक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है कि अगर जिंक मौजूद नहीं होगा तो वो जिंक फ्री एलॉय कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा कॉपर के बेसिस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, जो आपके मोस्ट फेवरेट MCQs का सवाल है कि जो हमारे पास कन्वेंशनल अलॉयज़ होता है, कन्वेंशनल अलॉयज़ होते हैं उसमें कॉपर कितने क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो 6 होता है। ये आपका MCQs का सवाल है। तो इसके बेसिस पे और ये कॉम्पोजिशन ये वाला चार्ट आपको याद होना चाहिए। इसके बेसिस पे हम किस तरह जो है वो इसको क्लासीफाई करते हैं। उसके अलावा आगे जो है वो कॉपर रिच्ड और इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो ये सारी आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ये पेज तो बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इस पेज को जितनी दफ़ा पढ़ोगे आपको जितनी बातें समझ आ रही हैं आपके समझ दो उतने MCQs जो है वो सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है एंड में, प्री अमेलगमेटेड अलॉय। ठीक है बच्चों। वैसे अमूमन ये होता है कि जब हमारे पास पाउडर और लिक्विड आ रहा होता है तो लिक्विड में ही मरकरी होता है, जो पाउडर होता है उसमें सिर्फ अलॉयज़ मौजूद होते हैं, मरकरी नहीं होता। लेकिन अगर कभी कभार उस पाउडर में हमने मरकरी मिक्स कर दिया सिर्फ इसलिए कि मिक्सिंग अच्छी सी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्री अमेलगमेटेड एलॉयज़ कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि हमारे पास अमलगम के जो एलॉयज़ होते हैं उनकी शेप और साइज़ के बेसिस पे अगर हम उनको क्लासीफाई करना चाहें तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक लेथ कट होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। लेथ कट कैसे बताएं वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इंशाल्लाह अगर लेक्चर वीडियो आएगी तो उसमें और डिटेल में बताऊँगी कि होमोजेनाइज एक इनगोट एलॉय बनाते हैं, फिर उसको हम किस तरह क्रश वगैरह करते हैं। स्फेरिकल जो है वो एटमाइजेशन की वजह से बनता है, और अगर ये दोनों मिक्सड होंगे तो कौन सा हमारे पास एलॉय बनेगा, एडमिक्स एलॉय बनेगा। तो ये इसके बेसिस पे हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन आ गई। ठीक है। तो ये हमारे पास सारी जो है वो अमलगम की क्लासिफिकेशन है जो आपने सारी लाजमी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है। यानी ये समझें कि ये क्लासिफिकेशन जो है इस पूरे चैप्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद हम सेटिंग डायरेक्शन में आ जाते हैं बच्चों। सेटिंग डायरेक्शन में बता देती हूँ, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा जैसे बच्चों को उसमें मसला हो रहा था करने का, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, लेकिन आराम से समझा दूँगी। मेरे डेंटल मटेरियल्स की कॉपियाँ पड़ी हुई समझा देती हूँ। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, ये होता है कि जैसे हमें पता है कि हमारे पास एक पाउडर होता है और लिक्विड होता है। ठीक है। पाउडर में हमारे पास लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, मरकरी होता है। पाउडर में हमारे पास क्या होता है, सिल्वर और टिन का जो है वो अलॉय होता है। सही। तो ये सिल्वर टिन का जो अलॉय है इसको हम गैमा कह रहे हैं। ठीक है। अब जब पाउडर और लिक्विड रिएक्ट करेंगे तो ये अमलगम जाके जो है वो मरकरी से रिएक्ट करेगा, तो जो हमारे पास मरकरी सिल्वर और मरकरी का जो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा वो हमारे पास गैमा 1 फेज कहलाएगा। और जब टिन मरकरी के साथ जाके रिएक्ट करेगा तो टिन और मरकरी का जो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा उसको हम गैमा 2 कहेंगे। ठीक है। ये सारी बातें जो है यहाँ पे लिखी हुई है, सिर्फ गैमा 1 गैमा 2 समझा रही हूँ कि क्या होता है। और कभी कभार जब कॉपर इनरिच्ड एलॉयज़ हमारे पास आते हैं जिसमें कॉपर भी आ जाता है, तो ये टिन क्या करता है, ये हमारे पास रिएक्ट किससे हो जाता है, कॉपर में। सही है। तो मेरे ख्याल से शायद कॉपर और टिन का जो हमारे पास कंपाउंड बचता है उसको हम ईटा फेस कह रहे होते हैं। तो ये सारी जो है यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ना, इससे MCQs आते हैं और ये वायवा में भी पूछते हैं कि ना हमारे पास रिएक्शन बताए अमलगम का गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3 फेस ईटा फेस क्या होता है। अगर प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ तो ये ग्राफ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, मैंने इसको कभी ऑस्पी में देखा है, लेकिन फिर भी इसको
अगर टाइम मिले तो बाद में देख लेना। अमलगम की प्रॉपर्टी से सबसे पहले डायमेंशनल चेंज आता है, ठीक है, यानी इसमें स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं और स्मॉल एक्सपेंशन भी होती है। एक एमसीक्यू जो यहाँ से आता है वो क्या होता है कि इसमें डिलेड एक्सपेंशन होती है, और वो डिलेड एक्सपेंशन कब होती है, हाइड्रोजन के बनने से। और हाइड्रोजन कब बनेगा, जब जिंक जो है वो हमारे पास वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी, और उसकी वजह से हमारे पास एक फेज आता है जिसको हम डिलेड एक्सपेंशन कहते हैं। इसको एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लो। अच्छा, यहाँ पे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि कुछ हमारे पास जो है डेफिनेशंस हैं जिनको बच्चे अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमसे पूछ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे क्रीप के डेफिनेशन पूछेंगे, वैसे क्रीप तो आप चैप्टर 2 में भी पढ़ के आए, लेकिन यहाँ पे आपको इसको अमलगम से रिलेट करके बताना है। यहाँ पे डिच है जिसको कभी एनामल डिच के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि एनामल डिच क्या है। क्रोजन लिखा हुआ है, ये आपसे वाइवा में पूछ लेंगे, ठीक है। टीचिंग ऑफ अमलगम भी आपसे वाइवा में पूछ लेता है। यहाँ से एमसीक्यू हमारे पास सिर्फ याद है कि गेमेटोफेज जो है वो हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रीप वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो ये गैमेटो वाला जो है ये हमारे फाइनल के पेपर में भी जो है वो एमसीक्यूज आया था। अच्छा, अगर थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसमें से ये पता चलता है कि हाई थर्मल डिफ्यूजिविटी की वैल्यू होती है इसकी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 टाइम्स ग्रेटर दैन डेल्टीन होती है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कुछ खास बात नहीं, बस एक दफ़ा रीड भी कर लोगे तो काफ़ी है। अच्छा, अगर क्लिनिकल हैंडलिंग नोट्स की बात करें तो ये कैविटी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वो आपको डीएम वाले नहीं पढ़ाते, आपको ऑपरेटिव में पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको वैसे पता है कि अमेलगम की जो है वो वैसे कोई केमिकल अटैचमेंट नहीं होती तो सरफेस के साथ, तो हमें इसको मैकेनिकल अटैचमेंट देनी पड़ती है, जो हम कैविटी प्रिपरेशन के वक्त जो है इसमें उसकी कैविटी स्टेप के बनाते हैं कि उसमें जो है वो उसकी मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हो जाए, ठीक है। तो ये आपको ऑपरेटिव वाले पढ़ाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स, ये जितने भी आपके पास स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, ये तो आपसे पूछते हैं, इनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो भी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, कि कौन से स्टेप में कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ होगा। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, वाइवा के लिए इसको लाजमी और ऑस्पी के लिए प्रिपेयर करके जाना।